बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल सर्जरी। तो इंशाल्लाह इस जनरल सर्जरी में हम बहुत कुछ जो है प्लैब रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है हमारे पास कि पेजेट्स डिज़ीज़ ब्रेस्ट और निपल की जो है हमने बतानी है। वैसे अमूमन ये एक रेयर जो है ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी क्या है डिज़ीज़ है, इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है दैन द इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा के। ठीक है, अगर हम इनके फ़ीचर्स के बारे में बात करें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के बारे में बात करें, तो आपको जो आपके ब्रेस्ट की एरोला होती है ना, उसके अराउंड आपको ड्राई स्किन मिल रही होती है जो कि रिजेंबल कर रही होती है एक्जिमा विद स्केल्स और इरोइंस के साथ। इरोइंस ठीक हो गया। प्लस आपको इचिंग मिल रही होती है उसी एरिए पे, ड्राई स्किन, एक्जिमा विद स्केल्स और इरोइंस, और उसी एरिया एरोला पे क्या है आपको इचिंग भी मिल रही होगी। प्लस आपको डिस्चार्ज भी मिल सकता। तो डिस्चार्ज जो है पर निपल समटाइम जो है आपको ब्लडी डिस्चार्ज मिलेगा। अल्सरेशन भी हो सकती है या इन्वर्टेड निपल हो सकती है। तो इसके अंदर जो आपसे डायग्नोसिस पूछेंगे तो आपने बताना है पंच बायोप्सी। तो वो इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि पेजेट डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट और निपल्स, व्हाट इज़ बेस्ट इनिशियल डायग्नोसिस। तो इसमें आपने क्या पंच बायोप्सी जो है बताना है। नेक्स्ट जो है हमें कॉमन ब्रेस्ट लीजन्स जो हैं दी गई हैं। अगर आपको पेशेंट बोले कि पेनफुल फ्लक्चुएटिंग मैस है ओवर द ब्रेस्ट और नियर द निपल, जब आप एग्जामिन कर रहे होंगे तब आपको मिल रहा होगा, तब जो है आपका डायग्नोसिस बनेगा निपल एक्सेस, जिसमें पस कलेक्शन आपको मिल रही होगी। अगर केस नंबर 2, अगर आपको ब्राउन ग्रीन कलर डिस्चार्ज पर निपल मिल रहा है, तब ये हमारे पास इसका डायग्नोसिस बनेगा डक्ट एक्टेसिया। अगर केस नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा हो ब्रेस्ट का, ठीक है, रेडनेस या ब्रूज आपको नज़र आ रही है, ज़ख़म आपको नज़र आ रहे हैं अराउंड द लम्प, प्लस फिरम राउंड या सोलिटरी या लोकलाइज्ड लंप आपको मिल रहा हो, तभी आपका फैट नेक्रोसिस का क्या है डायग्नोसिस होगा। केस नंबर 4, अगर ब्लीडिंग पर निपल हो रही है 20 से 40 ईयर फीमेल के अंदर और स्किन चेंजेस भी आपको मिल रही है, तब आपका डक्टल पैपिलोमा का क्या है केस है। इसमें आप डायग्नोस कैसे करेंगे? टेस्ट से, गैलेक्टोग्राम के ज़रिए से। ठीक हो गया। केस नंबर 5, तो ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा है पर निपल इन ओल्ड वुमन विद एक्जिमा लाइक चेंजेस इन द निपल एरोला अल्सर्स। तो ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पेजेस डिजीज़ का क्या ये केस है, मैलिग्नेंट, एक रेयर मैलिग्नेंट डिजीज़ है, इसमें आप पंच बायोप्सी करते हुए हैं। तो ये जो हैं आपको 5 जो केस दिए गए हैं, तो ये आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। ठीक है, इनको देख लें फिर से। अच्छा, फिर छठा जो हमारे पास है केस नंबर 6, फिरम नॉन टेंडर मोबाइल मैस इन अ ब्रेस्ट ऑफ अ यंग फीमेल। यहाँ पे एज जो है आपको 15 से 30 साल की, ये आपके पास फाइब्रो एडिनोमा। क्लिनिकली आप जो है इसको डायग्नोस करेंगे, अल्ट्रासाउंड और फाइन नीडल एस्पायरेशन जो है करेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? फिरम नॉन टेंडर मिल रहा है, ठीक है, मोबाइल मैस है ब्रेस्ट ऑफ यंग पेशेंट में। ठीक है। केस नंबर 7 है ब्रेस्ट पेन मेस्टेल्जिया जिसे आप बोलते हैं। ठीक है। इंक्रीज ब्रेस्ट साइज, लंपीनेस, नोडुलैरिटी ऑफ द ब्रेस्ट, फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव एज tend to appear just before or during the menstrual cycle, disappear after it। तो ये हमारे पास फाइब्रो एडिनोसिस का क्या है केस है। क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही होंगी? ब्रेस्ट पेन मिल रहा होगा, जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ मिल रहा होगा, नोडुलैरिटी मिल रही होगी, नोड्यूल लाइट जो है आपको मिल रही होगी ब्रेस्ट। ठीक है। और जो फीमेल होगी उसकी रिप्रोडक्टिव एज चल रही होगी। ठीक है। और या ये अपेयर हो सकता है पहले या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और या ये आपको क्या है डिसअपेयर भी हो सकता है उसके बाद। तो ये हमारे पास फाइब्रो एडिनोसिस का क्या है केस है। 8 नंबर केस फिक्स्ड इर्रेगुलर। तो ये जो टर्म्स है ना, यही आपको जो है डायग्नोज बता रही होती हैं प्रॉपर। फिक्स्ड है, इर्रेगुलर है, हार्ड है, पेनलेस है। तो यहाँ पे आप फोकस करें पेनलेस लम्प पे। निपल रिट्रैक्शन
तो यहाँ पे भी आप क्या है फोकस करें। फिक्स्ड टू स्किन पाउडी ऑरेंज आर मसल्स लोकलाइज्ड फिक्स्ड फिरम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो ये हमारे पास क्या है ब्रेस्ट कैंसर का केस है, इसमें आप कोर बायोप्सी करेंगे। केस नंबर 9 ऑफेंसिव येलो डिस्चार्ज है फ्रॉम एरिया नियर द निपल, हिस्ट्री ऑफ अब्सेस नियर दिस एरिया, डक्टल फिस्टूला, मेमोरी फिस्टूला का क्या है ये डायग्नोसिस है। येलो डिस्चार्ज मिल रहा है आपको, प्लस आपको हिस्ट्री ऑफ अब्सेस मिल रही है, तो ये क्या है डक्टल फिस्टूला की क्या है निशानी है। केस नंबर 10 प्रोलॉन्ग्ड रेडनेस अराउंड द एरोला, हिस्ट्री ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक्स विच इम्प्रूव सिम्टम्स स्लाइटली, ठीक है। ग्रीनिश डिस्चार्ज पर निपल, निपल रिट्रैक्शन, स्मॉल लंप अराउंड द निपल इज़ फेल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिली, एक तो प्रोलॉन्ग्ड रेडनेस मिली, हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स मिली, ठीक है, जो कि उसके सिम्टम्स को स्लाइटली क्या है इम्प्रूव कर दी थी। ग्रीनिश डिस्चार्ज मिला, प्लस आपको निपल रिट्रैक्शन, स्मॉल लंप जो है निपल पे जो है फेल्ट हुआ है, तब ये आपका डायग्नोसिस बनेगा पेरीडक्टल मेस्टाइटिस का। कॉमनली जो है इसमें यंग एज होती है, स्मोकिंग जो है इसका रिस्क फैक्टर है, आप ट्रीट कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स से, अगर ट्रीट नहीं हो रहे तो तब जो है आप अपसेस को जो है ड्रेनेज करेंगे बाय फाइन नीडल एस्पायरेशन के ज़रिए से। ये जो 10 केसेस हैं ना, ये आपको सारे आने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सेम टू सेम जो है आपसे पूछ लेते होते हैं इनके डायग्नोसिस, इनको जो है आप ठीक से याद कर लें। बाकी जो है आगे जो है हम दूसरा जो है की करने लगे हैं। की नंबर 2 फेरेंजियल पाउच के बारे में, या आप जिंकर्स डिवर्टिकुलम, इसके बारे में जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको बताएंगे क्लिनिकल केस में डिस्फेजिया बताएंगे, रिजर्जिटेशन ऑफ स्टेल फूड या फ्लूइड बता रहे होंगे, क्रोनिक कफ बता रहे होंगे, स्पेशली जो है आपको रात के वक्त जो है खांसी हो रही होगी, बैड माउथ ब्रेथ होगी जिसे आप हेलिटोसिस बोल रहे हैं, ये निशानी जो पक्की है हेलिटोसिस, प्लस आपको क्रोनिक कफ भी बता सकते हैं, रिजर्जिटेशन ऑफ स्टेल फूड एंड फ्लूइड भी बता रहे हैं, एस्पायरेशन ऑफ निमोनिया, इसमें क्या है स्पायरेट होने के चांसेस होते हैं, गर्गलिंग साउंड जो है आपको ड्रिंकिंग के वक्त जो है आपको मिल रही होती है, नेक लंप भी मिल रहा होता है। ये हमारे पास फेरेंजियल पाउच का क्या है केस है, जिसे आप जिंकर डिवर्टिकुलम बोलते हैं। स्टेल फूड का क्या मतलब है कि डिकेड रूटन, या हमारे पास ओल्ड फूड कोई पड़ी हुई थी तब उसने जो है खा ली, तो इस तरह के जो है स्टोर्ड फूड जो है पाउच अनटिल इट हैज़ बिकम रूटन विद द बैड स्मेल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अगर इस फिगर को देखें तो ये आपका क्रिकोफेरेंजियस मसल है ये वाला, और ये जो है आपका जिंकर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, जिंकर डिवर्टिकुलम सैक। इंडोस्कोपी जो है आप इसमें कंट्राइंडिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं एस्पायरेट होने के, ठीक है, तो परफोरेट होने से जो है पाउच जो है एस्पायरेट हो जाना, और इंस्टेड इंडोस्कोपी आप क्या करेंगे बैरियम सवालों जो है कराएंगे। केस जो है आपको इस तरह दे रहे होंगे, ओल्ड एज ग्रेजुअली वर्सनिंग डिस्फेजिया है, इनिशियली फॉर सॉलिड देन सॉफ्ट एंड लिक्विड, लॉन्ग स्टैंडिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। तो आपने एक चीज़ को जो है देखना है, अगर आपको ओल्ड एज बता रहे हो ओल्ड एज, ठीक है, तो तकरीबन 80% चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट को क्या है कैंसर है। 80% जो भी क्लिनिकल केसेस होंगे ना ओल्ड एज में कैंसर होने के क्या है चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बताया, ओल्ड एज बताई है, ग्रेजुअली वर्सनिंग डिस्फेजिया बताया, पहले सॉलिड फूड है, फिर सॉफ्ट और लिक्विड्स पे बताया है। तो ये हमारे पास एसोफेजियल क्या है कैंसर की क्या है निशानी है। थिंक ऑफ द एसोफेजियल कार्सिनोमा। अ गिफ्ट हिंट दैट ऑन बैरियम swallow, इरेगुलर नैरोइंग मिल रही होगी आपके बैरियम swallow पे, ठीक है, प्रॉक्सिमल शोल्डरिंग मिल रही होगी। अनदर हिंट है कि वेट लॉस भी आपको इसमें मिल रहा होगा। अनदर हिस्ट्री ऑफ गर्ड, बैरेट एसोफेगस रिस्क फैक्टर्स आपको ये मिल रहे होंगे। कॉमनेस्ट टाइप जो है एडिनोकार्सिनोमा होती है। डायग्नोस क्या है, आप अपर जीआई इंडोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी भी आप कर सकते हैं इसके अंदर एसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर। एडिनोकार्सिनोमा जो है एसोफेगस का कॉमन होता है गर्ड के अंदर, ठीक है, और बैरेट एसोफेगस के अंदर। व्हेनेवर
कोई भी आपसे कोई पूछे कि गर्ड और बैरेट एसोफेगस में कौन सा कैंसर होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या है, एडिनोकार्सिनोमा को क्या है सिलेक्ट करना है। बाज़ों का जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को बच्चे जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं, आपको गर्ड और बैरेट एसोफेगस में हमेशा एडिनोकार्सिनोमा क्या है मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक होगी की नंबर 2। की नंबर 3 है हमारे पास कॉमन ट्यूमर मार्कर्स। भाई ये आपके पक्के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, पक्के एमसीक्यूज़। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको क्लिनिकल केस के साथ रिलेट करके दे देगा। मोस्टली जो है आपको ऑप्शन में दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर को किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके अंदर आप ट्यूमर मार्कर कौन सा बता रहे होते हैं, CA15-3, ठीक हो गया। ओवेरियन कैंसर है तब आप CA125 जो है बता रहे होते हैं। पेंक्रियाटिक कैंसर है तो ये मोस्टली कई दफ़ा आ चुका है, CA19-9, ठीक है। कोलोरेक्टल कैंसर, इसमें क्या है आप CEA, जिसका मतलब है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कोलोरेक्टल के अंदर। प्रोस्टेटिक कैंसर, ये भी कई दफ़ा आ चुका है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, नाम में ही काम छुपा है, ठीक है। और लिवर, इसमें जो है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ये भी कई दफ़ा जो है आ चुका है। टेराटोमा, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टिकल्स या ओवरीज की बात कर रहे हो तब भी आप अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है कॉमन ट्यूमर मार्कर्स बता रहे होते हैं। तो ये एक पेंक्रियाटिक, ओवेरियन का भी नहीं भूलना, ठीक है, पेंक्रियाटिक का नहीं भूलना, प्रोस्टेटिक कैंसर का नहीं भूलना, लिवर और जो हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर है, ये भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, तो ये जो है आपने नहीं भूलना। तो एक और भी है, वो भी कई दफ़ा जो है पूछते होते हैं, वो है हमारे पास टेस्टिकुलर सेमिनोमा। इसमें जो है आप लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये भी कई दफ़ा जो है आ चुका है, ठीक है। नोट ट्यूमर मार्कर्स आर ऑफ द ओरिजिनल ट्यूमर, नोट द साइट, नॉट द साइट ऑफ द मेटास्टेसिस। ये ओरिजिनल मार्कर्स हैं, ये आपको क्या है फैलने की जो है साइट नहीं बताते। इसमें जो है आप देख रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कॉलन कैंसर है, कॉलन कैंसर से लिवर में पहुंचा है, तो हम ओरिजिनल जो बेस है उसकी कॉलन कैंसर है, हमने कहा ये हमारे पास CEA, इसका क्या है ट्यूमर मार्कर है, तो ये ही हमारा होगा CEA ट्यूमर मार्कर, ना कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन आप बता रहे होंगे लीवर की वजह से, ठीक है। की नंबर 4 है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो इसमें हिंट है आपको लेफ़्ट सुप्रा क्लेविकुलर मैस विचूड नोड, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। कई दफ़ा जो है यही फाइंडिंग आपको दे रहे होते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर। प्लस आपको क्या है वेट लॉस, ओल्ड एज, टायर्डनेस, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, एनीमिया, पैल्पिटेशंस वगैरह आपको बता रहे होते हैं। इसकी एसोसिएशन जो है हेपेटोमेगाली के साथ हो सकती है और असाइटिस के साथ हो सकती है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की। क्योंकि लेट स्टेज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है ये आपके लीवर तक क्या है फैल जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ओल्ड एज, ब्लड ग्रुप A, H पेलोराई, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, परनीशियस एनीमिया। तो इस तरह से जो है एक केस बना सकते हैं कि ओल्ड एज एंड ही हैज़ ब्लड ग्रुप A associated with the hepatomegaly and ascites, and clinically you find left supraclavicular mass। इतनी सी फाइंडिंग दे देंगे आपको, तो आपसे पूछेंगे इसका डायग्नोस क्या है, तो आपने बताना है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। इनको जो है आपने सही से कर लेना है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को। नेक्स्ट हमारे पास की नंबर 5 हीमोग्लोबिन लेवल बिफोर सर्जरी। तो जब आप सर्जरी कर रहे होंगे, इलेक्टिव सर्जरी मीन्स क्या होता है कि आप जो है उसकी प्रिपरेशन, हमें इमरजेंसी जो है नहीं होती इसके अंदर, आप जो है प्लान करके जो सर्जरी करते हैं उसे इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 10 से कम है तो आपने डिले, डेफर, पोस्टपोन करनी है सर्जरी को, ठीक है। पहले आपने इन्वेस्टिगेट करना है एनीमिया को, फिर जाके आपने वो सर्जरी करनी है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 से कम है, आपने क्या करना है
ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, फिर आपने डेफर करना है, डिले करना है सर्जरी को जब तक उसका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक नहीं हो जाता। फिर एमरजेंसी सर्जरी के अंदर क्या है, अगर आपको हीमोग्लोबिन लेवल 10 से कम मिला है, आपने सर्जरी की प्रोसीड करा देनी है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 से कम मिला है, आपने ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कराना है, आप प्रोसीड करेंगे सर्जरी को। तो आपको समझ आ गया इलेक्टिव सर्जरी क्या होती है और एमरजेंसी सर्जरी क्या होती है। इलेक्टिव सर्जरी वो होती है जिसमें डॉक्टर जो है प्लान करते हैं कि हाँ भाई हम इस सर्जरी को क्या है 2 हफ्ते 2 माह बाद जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एमरजेंसी आपको नहीं जो है मिल रही होती। नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 6 हाइपरकैल्सीमिया। इसमें साफ ज़ाहिर है अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो उसमें आपको बहुत सारी जो फीचर्स मिल रही होंगी, कौन कौन सी होंगी। एक तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा मिल रही होगी, पेशाब ज़्यादा, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, ये चीज़ें जो हैं आपको लाजमी मिल रही होंगी हाइपरकैल्सीमिया के अंदर। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर मीन्स इंक्रीज कैल्शियम और ईमिया मीन्स ब्लड के अंदर आपकी कैल्शियम जो है बढ़ गई है, तो ये जो है आपको थ्रस्ट और यूरिनेशन वगैरह बढ़ा देंगी, डिप्रेशन और कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाना है। पे अटेंशन टू द हिस्ट्री। अब यहाँ पे हिस्ट्री कुछ दी गई है कि आपको हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल माइलोमा दे सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग कैंसर में जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये जो है आपको हाइपरकैल्सीमिया के साथ एसोसिएट करा सकते हैं। ये मैलिग्नेंसीज जो हैं फैल सकती हैं टू द बोन काजिंग हाइपरकैल्सीमिया। कोई भी आपको जब ये हिस्ट्री दे, इनमें से मल्टीपल माइलोमा की दें या ब्रेस्ट की दें, तो ये क्या करेंगे विया द ब्लड, ये आपकी बोन्स तक जो है क्या होना है, फैल जाना है, क्योंकि आपकी कैल्शियम जो है ज़्यादातर आपकी हड्डियों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हड्डियों में पहुँचेगी तो वो हाइपरकैल्सीमिया जो है उसमें साफ ज़ाहिर है जो आपकी कैल्शियम है बढ़ती जा रही है, बोन्स की तरफ चली जा रही है, वो आपकी हड्डियों के अंदर क्या है कैल्शियम के लेवल को क्या है बढ़ा देगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हाइपरकैल्सीमिया मैनिफेस्टेशंस। इसमें आप जो है डिफरेंट आर्गन्स को देखकर इनकी मैनिफेस्टेशंस बता रहे होते हैं। न्यूरोलॉजी में जो है आपको लेथार्जी, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन वगैरह मिल रही होगी। जीआईटी के अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन मिल रही होगी। रेनल के अंदर पोलियूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, पोलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लग रही होगी। सीवीएस ईसीजी जब आप कराएंगे आपको क्यूटी इंटरवल जो है क्या है शॉर्ट मिल रहा होगा, शॉर्ट क्या है मिल रहा होगा क्यूटी इंटरवल। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें कि हाइपरकैल्सीमिया इंक्रीज़ कैसे ही होता है, कैसे होता है कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज़। तो एक तो काज है हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो ये इंडोक्रिनोलॉजिकली क्या है एक काज हो गई हमारे पास। दूसरी मल्टीपल माइलोमा, इसकी वजह से जो है हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। सार्कोइडोसिस की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हो सकता है, ब्रेस्ट हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर, इनकी वजह से जो है आपको क्या है हाइपरकैल्सीमिया मिल रही होती है। अब आप इसमें जो है ट्रीट कैसे करना है हाइपरकैल्सीमिया के अंदर। इनिशियली जो है आपने आईवी फ्लूइड देना है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। फिर आपने बिसफॉस्फोनेट्स देनी है, फॉर एग्जांपल एलेंड्रोनेट, या आप कैल्सीटोनिन भी दे सकते हैं। की नंबर 7, इसमें जो है आपको सडन ऑनसेट ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्र एब्डोमिनल पेन develops to generalized abdominal pain, guarding and rigidity, fever and tachycardia। ये हमारे पास परफोरेटेड डायवर्टिकुलम का क्या है केस है, ठीक है। इसमें एक आपको ये फीवर दिया गया है, ठीक है, और लेफ़्ट लोअर एब्डोमिनल पेन दी गई है। फाइंड डायवर्टिकुलोसिस क्या है, इसमें क्या है आपकी कॉलन की क्या है आउट पाउचिंग। ये फ़र्ज़ करें आपकी कॉलन है तो यहाँ पे आउट पाउचिंग जो है कॉलन की हो गई, ठीक है। मेनली अकर होगी आपके सिग्मॉइड कॉलन पे। कॉलन के 4 पार्ट है ना, तो एक तो है हमारे पास कौन सा असेंडिंग, इस तरह से मैं पहले इस डायग्राम को बना लूँ, तो इस तरह से इस तरह, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ये आपकी असेंडिंग कॉलन है, ये क्या है ट्रांसवर्स कॉलन है, ये आपकी डिसेंडिंग कॉलन है, और यहाँ पे जो है आपको क्या है सिग्मॉइड कॉलन मिल रही होती है। तो वो कह रहा है कि जो आपकी सिग्मॉइड कॉलन होती है ना, वहाँ पे आपको डायवर्टिकुलोसिस मेनली जो है मिल रही होती है, ठीक है हो गया।
तो इसमें एक कम्प्लिकेशन है डिवर्टिकुलोसिस के अंदर, डिवर्टिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है, डिवर्टिकुलस की जो है इन्फ्लेमेशन हो गई और वो आपके डिवर्टिकुलम को क्या है, रप्चर करा देगी। यहाँ पे जो है पाउच बना, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन से जो है ये रप्चर हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्या है, कम्प्लिकेशन है इसकी, ठीक हो गया। द फैक्ट दैट देयर इज़ अ फीवर अलॉन्ग विद द एक्यूट एब्डोमेन सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ रप्चर्ड diverticulum. Fever and sepsis are caused by the leakage of the colon content into the peritoneum. तो यहाँ पे जो है आपको ये क्या है, पेरिटोनाइटिस का केस जो है दे रहे होंगे। तो नेक्स्ट उसने बताया कि फॉर योर नॉलेज, जब भी आप एक्यूट एब्डोमेन देखें तो आपने इनिशली जो है समथिंग इनसाइड हैज़ बीन रप्चर, तो आपने ये सोचना है कि अंदर जो कोई भी ऑर्गन है ना वो क्या है, फट गया है, रप्चर हो गया है, ठीक हो गया। अब इसी केस के मद्देनज़र परफोरेटेड डिवर्टिकुलम के मद्देनज़र डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है बताए हैं। तो इसके साथ साथ क्या है, दूसरी कौन सी जो है डिज़ीज़ मिल सकती है। एक तो सिग्मॉइड वल्वुलस, सडन ऑनसेट जो है आपको कोलिकी लोअर एब्डोमिनल पेन मिल रहा होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल रही होगी, कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन मिल रही होगी, नो फ्लैटस आर स्टूल पास वोमिटिंग। इनटू सस्पेशन में क्या है, आपको रिकरेंट नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन मिल रहा होगा। बाउल इस्कीमिया के अंदर क्या है, पेन जो है सीवियर नहीं होता लेकिन परफोरेटेड क्या है, डिवर्टिकुलम मिली होगी एट लीस्ट इनिशली। लोकलाइजेशन ऑफ जो पेन जो है वो पुअर होगा, इनिशली जो है माइल्ड जो है टेंडरनेस मिल रही होगी। इसमें आपको पेरिटोनाइटिस क्या है, नहीं मिलेगी, ना फीवर मिलेगा, ना आपको गार्डिंग मिल रही होगी, रिजिडिटी और टेंडरनेस, ठीक हो गया। Until late stage history of atrial fibrillation might be given. यहाँ तक हो गया इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। की नंबर 8, तो इसमें क्या है, एनाल्जेसिक्स लेडर। तो ये जो है आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, ठीक है। सिंपल एनाल्जेसिक, आप उसमें क्या है, एनसिड्स, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनसिड्स में डिक्लोफेनेक, ये जो है आप सिंपल एनाल्जेसिक्स जो है पेन रिलीवर जो है समझ रहे होते हैं, ठीक हो गया। वीक ओपॉइड्स, इसमें आप कोडीन, ट्रामाडोल, ये जो है वीक ओपॉइड्स है। स्ट्रॉन्ग ओपॉइड्स की बात करें तो आप उसमें मॉर्फिन, फेंटेनाइल, डायमॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, ये जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास है एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक। इसमें क्या है, आप जो एपिड्यूरल नर्व को क्या है, ब्लॉक कर देते होते हैं एनाल्जेसिक देकर, ताकि पेन जो है ना। अच्छा, बोन पेन ड्यू टू मेटास्टेसिस, तो इसमें रेडियोथेरेपी करेंगे आप। अगर रिस्पांस पूरा नहीं हुआ तब आपने बिस्फॉस्फोनेट ऐड कर देनी है, जिसमें जोलिड्रोनिक एसिड जो है आपने ऐड करना है। न्यूरोपैथिक पेन है तो उसके अंदर आप गैबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलाइन, प्री गैबालिन, व्हेनेवर जो भी आपसे पूछे कि न्यूरोपैथिक पेन के लिए आप कौन सी जो है दे रहे होंगे, तो ये काफ़ी जो है आपको आई थिंक इंडोक्रिनोलॉजी के अंदर पूछते होते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन है तो इसके अंदर आप कौन सी दें। गैबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलाइन, प्री गैबालिन, ये आपको 3 ड्रग्स लाजमी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यूरोपैथिक पेन। नेक्स्ट है कि अगर ओपन सर्जरी के बाद गिव पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया विद मॉर्फिन, इट कैन बी वीन्ड ऑफ लेटर, ठीक होगा। की नंबर 9 है, एल्डरली है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग है, क्रोनिक कफ है, बैड ब्रेथ, तो हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बेरियम स्वेलो कराएंगे, इंडोस्कोपी नहीं कराएंगे क्योंकि वो क्या कर देगा, एस्पिरेट कर देगा या परफोरेट कर देगा उसको, ठीक हो गया। इंडोस्कोपी आपने इसमें नहीं करनी, यही बात थी। फेरेंजियल, ये हमारे पास डायग्नोसिस था फेरेंजियल पाउच का। ये जो चीज़ें आपको बैड ब्रेथ मिल रही होगी, क्रोनिक कफ मिल रही होगी, एल्डरली पेशेंट मिल रहा होगा, वेट लॉस भी आपको मिल रहा होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट की नंबर 10 इम्पोर्टेंट है कि जितने भी पेशेंट्स हों हिस्ट्री ऑफ एमआई के साथ शुड नॉट अंडरगो इलेक्टिव सर्जरी फॉर एट लीस्ट 6 months आफ्टर देयर मायोकार्डियल इन्फेक्शन अटैक। तो यहाँ पे जो है आप उसको जो है इलेक्टिव सर्जरी में कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं, हिस्ट्री ऑफ एमआई अगर हो फॉर एट लीस्ट 6 months आफ्टर देयर मायोकार्डियल इन्फेक्शन अटैक, उसके अगले अटैक तक, ठीक हो गया। नेक्स्ट की नंबर 11 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें क्या है, आप बता रहे होते हैं कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ प्रेजेंट होगी,
ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स में जो है आपको जॉन्डिस मिल रही होगी, डार्क यूरिन मिल रहा होगा, पेल स्टूल्स मिल रही होंगी और आपको इंक्रीज ALP मिल रहा होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन जो है आप एब्डोमेन की जो है अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिसमें आपको कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स मिल रही होंगी, तो इसमें जो है कोलीलिथियासिस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। नोट अदर काजेज इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर कैंसर हो सकता है, कैंसर भी आपके हेड ऑफ पेंक्रियाज का, ठीक है। पेनलेस जॉन्डिस हो सकती है, पेरी एम्प्यूलर ट्यूमर हो सकता है। तो ये जो है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की नंबर 12 है कि आफ्टर हेमिकोलेक्टमी और फ्रैक्चर रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस वन ऑफ द कॉमन एंड feared complication। तो एनास्टोमेटिक जो है मोटिक लीक जो है लीकेज ऑफ ल्यूमिनल कंटेंट एट द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो लीक हो जाए। जहाँ पे आपने हेमोलेक्टोमी की है या रेक्टल रिसेक्शन की है, एनास्टोमोस किया है, वहाँ पे लीक होने के क्या है चांसेस हैं, ठीक है। इट यूजली अकर्स 5 to 10 days आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के जो है 5 से 10 दिन के बाद जो है ये अकर हो सकता है। प्रेजेंट विद सीवियर, इसमें आपको फीचर्स जो मिल रहे होंगे, सीवियर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस मिल रही होगी एनास्टोमोसिस पर, फीवर मिल रहा होगा, रिड्यूस बाउल जो है साउंड्स मिल रही होंगी। रिस्क फैक्टर्स में जो है आपको डायबिटीज़ मिलेटस पेशेंट होगा, स्मोकिंग हो कर सकता है वो या कर सकती है, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स सच एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एस्थमा एंड COPD यूज़ कर रहा है वो ये ड्रग्स। रेक्टल एनास्टोमोसिस है, पेरिटोनियल कंटामिनेशन है, तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, एनास्टोमोसिस के रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एनास्टोमेटिक लीकेज कैन लीड टू पेरिटोनाइटिस और इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस विच लीड्स। इसमें क्या है, आप एब्डोमेन और पेल्विस की क्या है CT स्कैन कर रहे होते हैं बट विद कंट्रास्ट, तो ये वो चीज़ होती है जो आपको कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे सकता है CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस विद नॉन कंट्रास्ट, विद कंट्रास्ट, इस तरह से जो है आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो है चीज़ आपने देखनी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुड बी इनिशिएटेड। इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एनास्टोमेटिक लीकेज इज़ डायबिटीज़ मिलेटस। तो डायबिटीज़ जो है एक आपका इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। की नंबर 13, तो ओल्ड एज है, पेनलेस, ब्लीडिंग पर रेक्टम है, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स है, एनीमिया, वेट लॉस, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, परफॉर्म कोलोनोस्कोपी, ठीक हो गया। Note the malignancy might appear as a large fungating mass or just as isolated ulcer. Do not hesitate to request colonoscopy in a patient present with these features or most of them. कुछ नोट्स हैं फॉर योर नॉलेज के लिए। अगर लेफ़्ट साइडेड क्रोनिक कैंसर है तो पेशेंट्स को क्या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स मिल रही होंगी लाइक कॉन्स्टिपेशन, चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, डार्क ब्लड, फ्रेश पर रेक्टम अलॉन्ग विद द एनीमिया एंड वेट लॉस। राइट साइडेड पेज क्या है, आपको सीकल कैंसर मिल रहा होगा। सीकल कैंसर में आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है मोस्टली मिल रहा होता है। राइट साइडेड क्रोनिक डायमीटर वाइडर होता है लेफ़्ट की साइड के, ठीक है, इसलिए जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं आपकी लेफ़्ट साइड क्रोनिक कैंसर में। राइट साइड ब्लीडिंग जो है वो यूजली जो है माइक्रोस्कोपिक टू टेन टू मिक्स विद द स्टूल्स। तो ये इतनी छोटी होती है ब्लीडिंग राइट साइड वाली कि वो आपके पखाने के साथ क्या निकलती जाती है, ठीक है। लॉन्ग जर्नी टू द रेक्टम, thus not seen as a fresh dark blood as in the case of the left side colonic cancer। की नंबर 14, तो ये जो है हम पहले से कर चुके हैं, तो बेहतर है कि हम और स्टार्ट करें, तो इसको जो है आप एक बार स्टडी कर लें। ये भी जो है हम पहले से जो है डिस्कस कर चुके हैं। की नंबर 15, फॉलोइंग अ क्लियर ऑफ स्टोमा, कोलोस्टोमी और एट द साइट ऑफ सर्जिकल वाउंड और स्किन सिच्यूज, ठीक है। इसमें क्या है, पेनफुल फ्लैक्चुएटिंग स्वेलिंग और फीवर जो है डेवलप हो रहा है, और इसका मतलब है कि अपसेस फॉर्मेशन जो है हो रही है। लोकल जो एक्सप्लोरेशन जो है रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, ठीक है। सम टाइम जो है आप एंटीबायोटिक्स और ड्रेनेज भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट की नंबर 16, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन कैन डायग्नोज गॉलस्टोन्स एंड आल्सो बाइलरी कोलिक। अगर रिकरेंट अटैक्स हों बाइलरी कोलिक्स के और पेशेंट जो है कंप्लेन कर रहा हो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, तो आपने रिपीट करना है अल्ट्रासाउंड। तो फिर से देख लें, गॉलस्टोन्स और बाइलरी कोलिक के लिए क्या आप अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया।
बैलरी कोलिक इज़ व्हेन अ कोलिक मतलब होता है सडन पेन अकर्स ड्यू टू गॉलस्टोन टेम्परेली ब्लॉकिंग करना होता है सिस्टिक डक्ट को। टिपिकली क्या है, पेन जो है राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन होगा, ठीक है। पेन यूजली जो है आपका एक या दो कुछ घंटे तक जो है ठहरता है। ऑफन इट अकर्स आफ्टर ईटिंग अ हैवी मील और ड्यूरिंग द नाइट। रिपीटेड अटैक्स द कॉमन gallstone formation occurs from the precipitation of crystals that aggregate to form stones। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल्स हैं ये, तो ये जो है एक हमारे पास प्रॉपर जो है गाल स्टोन जो है बना। बाइलरी कोलिक तक जो है कर लेते हैं, फिर जो है बाकी बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तब तक अल्लाह।